हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 10th क्लास के जो बुक हैं उनके एक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम हिस्ट्री, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये वाला हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। इसका हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके हैं। जो कोई भी मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लें, उसके बाद ये वाला देखें, जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए देखते हैं। जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था वो शुरुआत करी थी हमने यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उससे लेकर एक पिक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था हमने, जो अभी भी आपको नज़र आ रही होगी। मैंने इसके बारे में बताया था कि ये पिक्चर क्या है। तो ये हमने देखा था कि जो फ्रेडरिक सॉर्यू है उसने ये पिक्चर बनाई थी। उन्होंने अपने एक कल्पना का जो संसार है वो गढ़ा था कि इस तरह की वो होना चाहिए, वर्ल्ड होना चाहिए, विश्व इस तरह का होना चाहिए, मतलब इस तरह का नेशन होना चाहिए। उन्होंने अपने मतलब कल्पना से अपने एक नेशन की उसने गणना करी थी। तो ये 4 सीरीज़ का उसने एक पूरा पिक्चर बनाई थी, 4 श्रृंखलाओं की एक पिक्चर बनाई थी, और उसने उसमें दर्शाया था कि इस तरह का एक नेशन होना चाहिए। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, ये वाला हम टॉपिक कवर करेंगे। तो हमने इसमें थोड़ी चीज़ें जो आपको यूटोपिया, निरंकुशवाद वगैरह ये कवर कर चुके थे। तो एक्चुअल में जो नेशनलिज्म में सबसे पहली बात ये आती है कि एक्चुअल में नेशनलिज्म होता क्या है। क्योंकि जब हम नेशनलिज्म यूरोप में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है, नेशनलिज्म क्या होता है, मतलब राष्ट्रवाद क्या होता है। देखो, कोई नेशनलिज्म हम ये कहें कि जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनलिज्म ये है कि आज जब यहाँ यूरोप में नेशनलिज्म नहीं आया, राष्ट्रवाद नहीं आया, तब से पहले मतलब लोगों की थिंकिंग क्या थी। मैंने पिक्चर देख के भी आपको उस दिन जब समझा रही थी तो समझाया था कि एक्चुअल में क्या था। तब लोगों की थिंकिंग ये थी कि जैसे मान लो वहाँ कोई एक पर्टिकुलर, मतलब वो जिस जगह रह रहे थे उनको ये नहीं पता था कि उनका एरिया ये पर्टिकुलर उन्हीं का एरिया है। यहाँ पर जैसे उन्हें पता चलता था कि आज राजा कोई और है, कल दूसरे दिन कोई और मिलता उनको, मतलब एक ये नहीं होता था, फिक्स्ड सारी चीज़ें नहीं होती। जहाँ हम नेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर देखो क्या डेफिनेशन होती है हमारी, कि हमारी एक होती है कि हमारा एक पर्टिकुलर खुद का क्या हो, क्षेत्र हो, एरिया हो, ठीक है। अपनी एक खुद की जनसंख्या हो कि मतलब इतने लोग होने चाहिए, ठीक है। अपनी खुद की एक क्या हो, कल्चर हो, संस्कृति हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, होना ज़रूरी है। मतलब एक पर्टिकुलर मतलब कल्चर होना, मतलब एक से ज़्यादा भी कल्चर हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, लेकिन एक कल्चर ज़रूर होगी। आपकी जो पॉपुलेशन फिक होगी कि इस एरिया में जो है हमारी पॉपुलेशन है, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम कहते हैं, इधर आपका जो राजस्थान से और इधर अरुणाचल प्रदेश तक आपका जो है कंट्री है। तो आप एरिया मान लिया आपने, टेरिटरी इधर मतलब अंडमान निकोबार, वो जो आपके द्वीप वाले एरिया हैं वो हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारा क्या है, नेशन है, हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, हमने ये मान लिया। और यहाँ रहने वाली सारी पब्लिक इस देश की है, मतलब तो ये हमने एक पर्टिकुलर हमारी फिक्स पॉपुलेशन है कि हाँ इतनी हमारी जनसंख्या है, इतनी जो यहाँ पर क्या है हमारी ऐसी कल्चर है, हिंदू धर्म है या जो भी आपका जो मोमडन धर्म है, ईसाई धर्म, मतलब ऐसा तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन प्रॉपर कल्चर है, यहाँ चीज़ें ऐसे होती हैं। दूसरा, उसकी पावर, जो पर्टिकुलर एरिया है उस सब की जो कोई भी उससे रिलेटेड जो भी काम कर रहे हैं उसकी पावर हमारे पास होगी, मतलब हम लोगों में होगी, हम पीपल जो भी वहाँ की जनता होगी उसमें होगी। तो वो क्या है, एक नेशन कहलाता है एक तरह से, ठीक है। तो ये हो गई नेशन की डेफिनेशन। तो यूरोप में क्या था, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। जो वहाँ पर जो एरियाज थे वो क्षेत्र बटे हुए थे, छोटे छोटे, एक ही एरिया में कई सारी लैंग्वेज के लोग रह रहे थे, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे थे। उनकी एक कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं थी, मतलब कि इस तरह से कि इस एरिया में रहने वाले यही लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर मिक्सअप थे उनको। क्योंकि वहाँ पहले क्या होता था, आपकी मोनार्क सिस्टम था, तो राजा जिस पे अटैक कर लेता था, जिसको एरिया को कवर कर लेता था, मतलब जो अपने उसको जीत के अपने उसमें मिला लेता था, वो उनका ही हो जाता था। तो उनको लोगों को तो ये लगता था ना कि मतलब आज हमारा राजा ये है, कल कोई और हो जाएगा, मतलब कहीं किसी भी कंट्री, उनको उनके अंदर वो नेशनलिज्म की भावना नहीं होती थी कि ये एरिया हमारा है, उसके प्रति लगाव, वो प्रेम, वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो यही चीज़ें मतलब यूरोप में आई थी। ये किस तरह से आई, कैसे हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने सोचा कि हाँ मुझे किसी ने बताया कि नेशनलिज्म ऐसे होता है कि अपने देश से प्यार करो और ये और मेरे अंदर फीलिंग्स आ गई, बस भावना आ गई।
क्योंकि मैंने दूसरे को कहते हुए सुन लिया, ऐसा नहीं। एक मतलब एक टाइम पीरियड लगा होगा भावनाएं फीलिंग्स आने में। दूसरा ऊपर से जैसे इन कुछ लोग ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने उनको ये बताया कि ये नेशन है, ये राष्ट्र है, वो तुम लोगों का है या एरिया तुम्हारा है, ये सब कुछ ऐसी हैं। वो लीडर्स कौन से, उन्हें ऐसी फीलिंग्स, उनमें भावनाएं कैसे जगाई, किस तरह से कि अपने नेशन से उनसे प्रेम है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आई कि जो इस, अगर आप इस जगह पे रह रही हो तो ये एरिया आपका है, आप लोगों का। तब मतलब जो आपका राजा है या वो ये नहीं कहेगा, लोग ये कहेंगे कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या की, हाँ ये एरिया हमारा है, हम कवर करते हैं, हमारी एक अलग, हमारी लैंग्वेज है, हमारी कल्चर है, तो हमारा नेशन है। इस तरह से लोगों में फीलिंग्स आएंगी। लोग मतलब अपने पोएम्स के ज़रिए, अपने स्टोरीज़ के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए इस तरह से लोगों में फीलिंग्स भरेंगी। देखो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पैटर्न हिस्ट्री का एक होता है सिर्फ। हाँ आपकी कंट्री चेंज हो जाएंगी, आपकी डेट्स चेंज हो जाएंगी, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना जो आप पैटर्न एक ही होगा लोगों का जब नेशनलिज्म की भावना आएगी। देखो चाहे इंडिया हो, चाहे आप यूरोपियन कंट्री ले लो, हालांकि जो यूरोप से ही तो बाकी के कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की भावना फीलिंग्स जागी थी। कहें कि सबसे पहले नेशनलिज्म वहीं पे आया, खास करके फ्रांस में। तो आप क्या है, पर्टिकुलर एक फ्लैग को फॉलो करोगे कि ये फ्लैग होना चाहिए, मतलब इस तरह से उसके प्रति प्रेम। आप फिर कि लोग किसके प्रति प्रेम जताएं, मतलब देश क्या है, नेशन क्या है, तो आपने एक छवि दे दी उनको, जैसे हम कहते हैं ना भारत माता। तो इस तरह से नेशन को एक प्रतिमा का रूप दे दिया जिसके प्रति लोगों का लगाव गया। लोगों ने देशभक्ति सॉन्ग्स गाए, इस तरह से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, बुक्स लिखी लोगों ने, अपने जो लोकगीत हैं उनमें भी वो फीलिंग्स रखी, भावनाएं रखी। यहाँ आप लोग रहने वाले तो इन यहाँ के रिसोर्सों पे भी आपका अधिकार है, बाकी सारी चीज़ें। तो ये एक कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं थी जो एक दिन में आ गई, मतलब ये आने में लोगों में टाइम लगा। ये किस तरह से आई, किन लोगों ने उनमें ये चीज़ें जागृत करी, कैसे जागृत करी, लोगों में किस तरह से ये फीलिंग आई, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम ये वाला स्टार्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो फ्रेडरिक सॉर्यू उसकी एक पिक्चर देखी थी, जो उसने क्या है, एक अपने कल्पना का नेशन जो होना चाहिए, मतलब राष्ट्र, उसकी रचना करी थी उस पिक्चर की। उसमें उसने ये सारी चीज़ें रखी थी कि इस तरह से होना चाहिए एक देश को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि जो फ्रांस की क्रांति से कैसे राष्ट्र का विचार आया था। क्यों फ्रांस की क्रांति लेते हैं, क्योंकि एक फ्रांस ही ऐसा कंट्री था जहां पर सबसे पहले ये राष्ट्रवाद की जो है भावनाएं, फीलिंग्स आई। हम देखो इससे पहले तो वैसे तो अमेरिका आज़ाद हो चुका था, अमेरिका हुआ था शायद 1776 है शायद इसका फ्रीडम का। वो एक बार आप और लोग और देख लेना एग्जैक्ट डेट, मतलब मुझे तो यही लग रहा है कि यही सा है, बाकी अगर कुछ हो तो एक बार आप चेक कर लेना, बाकी मैं चेक करके कल बता दूंगी। तो अमेरिका तब आज़ाद हो गया था, लेकिन वो यूरोपियन जो उसका कॉन्टिनेंट का हिस्सा तो नहीं था, वो तो अलग था ना, तो इसलिए हम अमेरिका को नहीं ले रहे। हालांकि वो पहले हो चुका था, वहाँ पर जो राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म है, वो पहले ही आ चुका था। हम यहाँ यूरोपियन कंट्री की बात कर रहे हैं, और उसमें भी सबसे पहले जो ये चीज़ें आई थी वो किस में आई, फ्रांस में आई थी। तो इसीलिए हम सबसे पहले फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं कि उनसे लोगों ने क्या मतलब जो विचार लिए थे। आप देखोगे वहाँ से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इनके जो है थॉट्स लेंगे लोग, उनसे मतलब प्रभावित होकर लोग अपने अपने कंट्रियों में, नेशन में, मतलब इन चीज़ों की, स्वतंत्रता की, समानता की, इनकी डिमांड रखेंगे। इस तरह से नेशन एक कहेंगे, लोगों में भावना आएगी ये सारी नेशन की। तो किस तरह से ये भावना आई थी यूरोप में, तो फ्रांस की क्रांति हम इसके में पढ़ेंगे, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए। फिर उसके बाद में इसके बीच में आप हिटलर वगैरह इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल रहा इसमें, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, कि यहाँ पर राष्ट्रवाद बना कैसे, मतलब इसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब क्या किस तरह से जो निरंकुश तंत्र है वो ख़त्म हुआ था, मतलब आपका एक तरह से हम कहेंगे जो मोनार्क सिस्टम है वो कैसे ख़त्म हुआ था, मतलब कैसे कंट्रियों ने मतलब डिमांड करने लगे थे नेशन की, किस तरह से बना। फिर सबसे मेन जो आएगा इसमें आएगा आपका कुलीन वर्ग और जो नया मध्यम वर्ग, ये एक वर्ग निकल के आएगा, एक ग्रुप निकल के आएगा जो कहेंगे सबसे ज़्यादा लीडरशिप जिसके हाथ में रहेगी है नेशनलिज्म की, वो इन्हीं के हाथ में। जैसे आपने 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा था, जो मिडिल वर्ग था, जो मध्यम वर्ग था, उसका अहम रोल रहा था आपकी फ्रांस की क्रांति में। आपको याद हो तो रिकॉल करने की कोशिश करो फ्रांस की क्रांति को। उसके बाद यहाँ पर आप जो उदारवादी और आपके जो कुछ आपके उदारवादियों के बारे में पढ़ेंगे कि उदारवादियों के क्या विचार थे नेशनलिज्म को लेकर के। दूसरा जो आपके वो थे एक तरह से
उदारवादियों के क्या थॉट थे, दूसरे आपके जो आते हैं ना कंजर्वेटिव्स, उनके क्या थॉट थे, मतलब नेशनलिज्म को लेके वो क्या कहते थे, रेडिकलवादी, इनके बारे में पढ़ोगे कि वो लोग क्या मानते थे, किस तरह से मतलब राष्ट्र का निर्माण होना शुरू हुआ, उसके क्या बेनिफिट्स हुए थे। फिर यहाँ पर आप जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ोगे कि 1815 के बाद जो एक रूढ़िवादी थे उनमें भी एक नया वर्ग निकल के आया, उन्होंने क्या अपने जो थॉट्स थे उनमें चेंजेस किए, बदलाव किए, मतलब उससे नेशनलिज्म की भावना से वो कैसे प्रभावित हुए। उसके बाद आप जो पढ़ोगे जो क्रांति हैं वो किस तरह से हुई, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये सारी चीज़ें हो नहीं गई होंगी कि नेशनलिज्म बस कह दिया कि हम में राष्ट्रवाद की भावना आई और आपको आज़ाद कर दिया और मोनार्क खत्म हो गया। इतनी आसानी से नहीं हुआ होगा, कैसे उन्होंने क्रांतियाँ की, उनका क्या रोल रहा, क्रांतियों का युग कब से कब तक रहा, क्या क्या चीज़ें हुई। फिर उसके बाद जिस तरह से आपके उदारवादी, आपके रूढ़िवादी और ये सारे थे, उसी तरह से आपके रूमानी कला और ये राष्ट्रीय भावना ये भी आएंगी। इनमें आप उन सारी चीज़ों को पढ़ोगे जो आपकी रोमांटिसिज्म जैसे मतलब आपके जो फीलिंग्स वगैरह है, भावनाएं वगैरह हैं उनको, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमोशंस ही आपको अट्रैक्ट करते हैं, उनको लेकर के। फिर उसी टाइम में मतलब जो भूख है या कठिनाइयाँ हैं, जन संघर्ष, ये किस तरह से हुआ, ये सारा कुछ कवर करोगे आप। उसके बाद आपका जो पढ़ोगे आप जो उदारवादियों की क्रांति, उन्होंने क्या किया था, उदारवादियों ने क्रांतियाँ कैसे करी थी, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। उसके बाद मेन जो आपका आएगा, इटली हो गया आपका, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इनका एकीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, इन तीनों में से किसी एक का एकीकरण वो पूछ लेता है 5 मार्क्स में, ये फिक्स है। तीनों एकीकरण देख लेना, जो इससे पहले जो ईयर में जो आ चुका होगा एग्जाम में, उसको वो दोबारा नहीं पूछेगा, उसके अलावा जो 2 बचेंगे उनमें से वो पूछेगा ही पूछेगा, और उनको क्वेश्चन को घुमाएगा बस। सिर्फ आपको उसकी फीलिंग्स समझनी है कि वो पूछना क्या चाह रहा है बस। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी है और टॉपिक अच्छा भी है और आपका 5 मार्क्स पक्का भी करता है। फिर ब्रिटेन की अभी अजीब दास्तान, मतलब जो एकीकरण हुआ वो किस तरह से हुआ, किस तरह से बिखरा हुआ था ब्रिटेन, मतलब उसमें भी ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी। फिर एक राष्ट्र की आप दृश्य कल्पना देखोगे कि हमने नेशन को एक प्रतिमा का रूप कैसे दिया था, क्या दृश्य कल्पनाएं थी, ये सारी चीज़ें भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या क्या सिंबल्स थे, मतलब कौन सी किसको, किस नेशन के लिए कौन सी, मतलब वो उनको नाम दिया था, जैसे जो आपकी जर्मनी की थी जर्मेनिया वगैरह, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट में आप देखोगे कि राष्ट्रवाद और लोगों में जो साम्राज्यवाद है, साम्राज्यवाद मतलब जो साम्राज्य विस्तार की भावना, ये सारी चीज़ें ये कैसे आई लोगों में, राष्ट्रवाद कैसे आया। तो यहाँ पर आकर के आपका जो है चैप्टर ख़त्म होने लगता है। तो ये सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर में क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज आपकी वीडियो अपलोड होती चले जाएंगी। हालांकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है और टफ भी है, लेकिन मैं कहूँगी आपसे, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप बुक लेके ज़रूर बैठें, जिससे कि जो भी टर्म मैं यूज़ कर रही हूँ उनको आप, अगर आपकी बुक में तो है तो आप मतलब वहाँ पर नोट करते चले जाएं, जिससे कि आप जब भी आप रिवीजन करो तो आपको वो रिकॉल रहे, याद रहे, आपको तुरंत आप उसको ठीक कर लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें आंसर आता है लेकिन कई बार हम वो जो वर्ड है, टर्म है, वो नहीं समझ पाते, तो हम नहीं कर पाते, मतलब क्वेश्चन जब समझ में नहीं आएगा आंसर भी नहीं कर पाएंगे हम। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप बुक और पेन पेंसिल वगैरह लेके, आपको नोटबुक आपकी मर्जी, आप ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो। हालांकि अगर नहीं भी है तो आप एनसीईआरटी में लिखते जाइए, वहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे टर्म अंडरलाइन के लिए मैं बोलती हूँ, वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए आप, बस इतनी ही की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा की आपको नीड नहीं है। हाँ, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना है कि जब आप वीडियो देख रहे हो बिल्कुल फोकसली आप वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आइए आते हैं वापस टॉपिक पे। हमने जो बुक उस पिक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि वो पिक्चर क्या कह रही थी। इसके बाद आ जाते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उससे जो है राष्ट्र का विचार कैसे आया, मतलब इसने क्या क्या इफेक्ट पड़ा था, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था लोगों की लाइफ पे, क्या, या कहें हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद का था वो रोल क्या था यूरोप फ्रांस की क्रांति को लेके। देखो आप एकदम से वापस से 9th की क्लास की उस पे जाओ, आप उस पे हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांस की क्रांति पे जाओ, आप सीधा रिकॉल करो। अगर याद भी नहीं है तो सीधा जो मैं बोलती जा रही हूँ उसको फॉलो करो और आप सोचो, आपको अगर आपने देखो चैप्टर को पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको अच्छे से पूरा रिकॉल हो जाएगा। अदरवाइज जिसने एग्जाम के पर्पज से उसे इसी बस रट के और एग्जाम पास किया तो वो तो अलग बात है,
वहाँ देखोगे शुरुआत में आप देखोगे वहाँ मोनार्क सिस्टम होता है, वो किस तरह से मतलब लोगों पे आपके जो टैक्सेस वगैरह है, रेवेन्यू वगैरह वो थोप देते हैं। फिर कैसे मतलब वहाँ पर सबसे पहले एस्टेट जनरल होते थे, मतलब आपके जो पहला हो गया, द्वितीय हो गया, और जो आपका जो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और आपका जो तृतीय एस्टेट, ये थे। आपने देखा दो में मतलब क्या था कि वहाँ पर दो को स्पेशल राइट दिए जा रहे थे, वो आपके टैक्स पे ही नहीं कर रहे थे, एक ही वर्ग को देना पड़ रहा था, तो फर्क भी तो एक ही उस पर पड़ेगा, वर्ग पे, वो तृतीय वर्ग पे पड़ा। फिर उसको अगर टैक्स बढ़ाने भी होते थे राजा को, तो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी, और वोटिंग सिस्टम ऐसा होता कि एक ही उसको एक काउंट किया जाता, तो ऑब्वियस सी बात है दो उनके फेवर में आ जाएगा, एक उनके मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो लागू कर दिया जाएगा। तो राजा ने वही करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ के जो तृतीय वर्ग थे उन्होंने मतलब डिमांड रखती थी, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था कि एक अलग से नेशनल असेंबली होगी। तो उस टाइम से आप देखोगे एस्टेट जनरल खत्म कर दिया, एक नेशनल असेंबली। फिर आप देखोगे कि जो शासन है वो उन्होंने डिमांड करना, पूरे उसमें डिमांड करना शुरू कर दी थी कि हाँ डेमोक्रेसी होगी, एक संविधान बनेगा प्रॉपर। फिर आप देखोगे कुछ उनके वर्ग में हाथों में चला जाता है वो, मतलब आपका जो पावर है फिर आपके डायरेक्टरी के हाथ में भी जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्टरी से भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्टरी में भी कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, मतलब 2-3 पावरें 4-5 लोगों के हाथ में आ जाती है, तो वो एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे थे, मतलब स्थायी नहीं रहता। उसके बाद आप देखोगे नेपोलियन बोनापार्ट आता है, वो भी हालांकि फिर से मोनार्क ला देता है, एक तरह से मोनार्क सिस्टम ही होता है उनका, लेकिन वो कुछ रिफॉर्म करता है तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन होता है ना कि एक टाइम पीरियड तक ही चीज़ें लगते हैं, बाद में लोगों को पता चलने लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, तो लोग उसको भी अपोज करने लगते हैं, मतलब हटने लगते हैं। फिर वापस से वही आपका डेमोक्रेसी की डिमांड होने लगती है इस तरह से। तो आप देखोगे कि नेशन में फिर लास्ट में एक आपको कहते हैं ना समानता, मतलब ये कुछ विचार निकल के आते हैं, पूरे कंक्लूजन उस क्रांति से समानता हो गया कि सभी को समान माना जाए, स्वतंत्र, सभी को फ्रीडम हो, जो बंधुत्व की भावना हो, सब प्यार प्रेम से रहें, एक साथ रहें, मिल के रहें, ये वाली फीलिंग्स। तो ये चीज़ें उसमें निकल के आती हैं इसमें फ्रांस की क्रांति में। तो इससे लोग क्या, जब लोगों ने यहाँ के उसको देखा कि इस तरह से वहाँ पर धीरे धीरे यहाँ की जो आर्मी है वो दूसरी कंट्रियों में भी जाने लगी, वहाँ पर भी मतलब उनको भी एक तरह से नेशनलिज्म, उनको मतलब उनको एक तरह से कहते हैं ना आज़ादी दिलाने के लिए, कहते कि हम तुम्हें आज़ादी दिलाएंगे, इस तरह से स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। ये जब आपने देखो 9th क्लास की हिस्ट्री खत्म होते होते आएंगी, तब आप ये पढ़ेंगे कि वो लोग ये कहते थे कि आप हमें अपना मतलब वो मान लो और हम क्या करेंगे, आपको आज़ादी दिलाएंगे, इस तरह से स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ अदर कंट्रियाँ भी क्या है, जब वो देखने लगेंगी तो वो भी क्या है, यूरोप की कंट्री आसपास की, वो भी डिमांड करने लगेंगी, वहाँ पे भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगेगी, भावनाएं आने लगेंगी। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे आपके जो दार्शनिक हैं, आपके बहुत सारे थिंकर्स वगैरह, ये सारे लोग आने लगेंगे, वो बताने लगेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व। तब लोगों को लगने लगेगा कि हाँ हम एक नेशन हैं, हम एक राष्ट्र हैं, ये राष्ट्र हमारा है, उसके प्रति लोगों की फीलिंग्स जागृत होंगी, और फिर लोग क्या है डिमांड करेंगे, फिर रिवॉल्यूशन आएगा, फिर वही क्रांति वगैरह होंगी। इसी तरह से आप एक नेशन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, राष्ट्र बन जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं। वैसे तो मैंने मोटा मोटा आपको बता ही दिया है कि फ्रांस की क्रांति से जो राष्ट्रवाद ने क्या विचार वगैरह लिए थे, या किस तरह से मतलब यूरोप के राष्ट्रवाद में उनके क्या इम्पैक्ट पड़ा था उनसे। फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति के साथ हुई। जैसे कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। कि जब आपने देखा कि जो राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति मतलब सबसे पहले जो एक तरह से राष्ट्रवाद की भावना आई थी, फीलिंग्स आई थी, वो फ्रांस की क्रांति से ही हमें पता चलता है। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेना। और खास करके ये क्वेश्चन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई ये भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये तो 9th से याद होना चाहिए हालांकि, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो यहाँ से। तो हमारी फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई थी, 1789 में। और इसी से क्या हुआ, एक ऐसा राज्य बन गया जो फ्रांस उसके संपूर्ण भाग पे, मतलब जिस पे भी मतलब जो जहाँ तक फ्रांस अपना एरिया कवर करता था वहाँ पर एक जो निरंकुश राजा का राजतंत्र था, आधिपत्य था, वो खत्म हो गया। अब उस पर अधिकार किसका हो गया, एक मतलब फ्रांस की लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट थी उसका अधिकार हो गया था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। कि अब जो पावर है, प्रभु सत्ता मतलब पावर मतलब शक्ति, ठीक है, सत्ता कह सकते हो इसको,
तो अब वो कहाँ है, राजतंत्र मोनार्क से कहाँ शिफ्ट हो गई, नागरिकों में आ गई, मतलब वहाँ की लोगों में आ गई, वहाँ की पब्लिक में आ गई। तो नागरिकों के एक समूह में हस्तांतरित हो गई और क्रांति की उन्होंने घोषणा कर दी कि अब लोगों को एक राष्ट्र का गठन करना होगा और वे ही इसकी नीति तय करेंगे कि हम क्या करेंगे, एक राष्ट्र का गठन करेंगे, मतलब एक राष्ट्र बनाएंगे, नेशन बनाएंगे और हम ही उसकी नीति मतलब भाग्य तय करेंगे कि ये जो राष्ट्र है वो कैसा होगा। यहाँ आपको एक पंचांग दिख रहा है, ये जर्मन का एक पंचांग है बेटा, इसकी पिक्चर देख लो पहले। पंचांग मतलब कैलेंडर वगैरह, तिथि वगैरह। तो इसके मुख्य पृष्ठ पे आपको जो पत्रकार एंड्रियस जो रेवनान है उन्होंने 1798 में एक डिज़ाइन किया गया था वो दिखा रखा है। इसमें क्या है डिज़ाइन में, जो फ्रेंच बस्तिल में जो फ्रांसीसी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है उसने। और यह किला जो है जर्मन प्रांत कैसल आपने देखा होगा, जो फ्रांस वगैरह इधर कंट्रियों में जो किले होते हैं ना, फोर्ट वगैरह, उनको कैसल बोला जाता है। तो कैसल में जो निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित किया है कि वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र था, उसको उस तरह से चित्रित किया है। और इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया गया है कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, कि मतलब लोग जो हैं अपनी फ्रीडम है उनको अपनी मुट्ठी में करनी चाहिए, अपने हाथ में होनी चाहिए उनकी पावर। तो रेवनान एक पत्रकार था जो मिंज नामक शहर में रहता था, कि ये जो रेवनान था जिसने इस पिक्चर बनाई थी वो मिंज नामक शहर में रहता था और वो एक पत्रकार था, मतलब उसका जो वर्क था वो एक राइटर का था एक तरह से। और वो जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। अब आपको जैकोबिन ग्रुप क्लब वगैरह याद आ रहे होंगे कि वो क्लब बनाते थे, ये सारी चीज़ें जो आप याद करो, आपके फ्रांस की जो क्रांति थी उसमें आपने जैकोबिन क्लब वगैरह के बारे में आपने पढ़ा था। वापस से आ जाते हैं यहीं पर। तो अब मतलब जो लोग थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जो फ्रांस के लोगों ने, कि हम अपना जो नेशन है वो खुद बनाएंगे राष्ट्र, और उसका जो भाग्य है, नियति है, वो भी हम ही तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी कलाकारों ने ऐसे अनेक कदम उठाए कि मतलब शुरुआत में ही इन्होंने ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए, मतलब ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी थी। और ये जो आपका पैराग्राफ है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना, मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उनको ये लगने लगा था कि हम सब एक हैं, हम सब मतलब एक दूसरे के मतलब भाई बंधु हैं, इस तरह से मतलब वो फीलिंग्स आने लगी। तो ये फीलिंग्स तभी आने लगते हैं जैसे आपने इंडिया में देखा, वो सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स आए थे तभी क्यों आई थी, क्योंकि जब हम पे अत्याचार चीज़ें होने लगी तब जाके हम लोगों ने एक माना। तो तृतीय एस्टेट में जब आपने देखा कि जो प्रथम एस्टेट है वो उन पर अत्याचार करा, मतलब थोप रहा है, मतलब एक तरह से राजा जो है उन पर इस तरह से वो थोप रहा है। तो वो जो तृतीय एस्टेट के जितने भी लोग थे, अब उसमें कोई एक वर्ग तो था नहीं, उसमें मिडिल वर्ग भी था, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, बहुत लोग थे। तो वो एकजुट हो गए और उनमें ये फीलिंग्स आने लगी, सामूहिक पहचान होने लगी कि ये हमारा नेशन है, रूल्स रेगुलेशन हमारे अकॉर्डिंग होने चाहिए, हमारे फायदे के लिए होने चाहिए। तो यहाँ पर लोगों में मतलब ये फीलिंग आने लगी कि ये हमारी क्या है, पितृभूमि है, ये हम कहाँ हैं, यहाँ के नागरिक हैं। ऐसे थॉट्स आने लगे उनके मन में, ऐसे विचार आने लगे। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसके एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। मतलब उन्होंने कहा कि इनको सबको मतलब एक समान अधिकार मिलना चाहिए एक संविधान के अंतर्गत। हम क्या हैं, एक नेशन है, एक राष्ट्र है। अतः एक नया जो फ्रांसीसी झंडा चुना गया। अब उन्होंने क्या किया कि ये हमारा मतलब जो कंट्री है हमारा है, नेशन हमारा है। तो उन्होंने अपना एक ट्राई कलर वाला, शुरुआत में मैंने पिक्चर दिखाई थी ना कि फ्रांस आगे निकल चुका है। क्यों निकल चुका था, क्योंकि वो पहले से ही मतलब उसमें नेशनलिज्म आ चुका था। वो फ्रांस का मतलब झंडा था, फ्लैग था। सॉरी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका बिल्कुल आगे जा चुके थे। मैंने आपको अब शुरुआत में बता दिया था कि जो अमेरिका है वो तो पहले ही आज़ाद हो चुका, और फ्रांस बिल्कुल आगे पहुंचा था। इट मीन्स उसे भी वहाँ पे फ्रीडम, वो एक नेशन बन चुका था, मतलब स्वतंत्र हो चुका था। तो आपने देखा था वहाँ उसका फ्लैग था ट्राई कलर वाला, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, कि जो उनका पहले का जो राष्ट्रध्वज था उसकी जगह ले ली। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, कि जो एस्टेट जनरल थी उसका अब जो चुनाव है या इलेक्शन है वो जो सक्रिय नागरिक, आपने देखा होगा कि वहाँ पर वोटिंग सिस्टम कैसे था। वहाँ सक्रिय नागरिक होते थे, जो एक पर्टिकुलर रखा गया था कि इतने एज से इतने लोग के और इतना जो है टैक्स पे कर रहे होंगे वो लोग ही मतलब सक्रिय नागरिक होंगे। बाकी महिलाएं हैं और बच्चों को इनसे अलग रखा गया था, और जो गरीब लोग थे उनको अलग रखा गया। वो एक अलग थी कि उन्होंने इसके लिए भी आगे टाइम पीरियड तक महिलाओं ने इसके लिए क्रांति मतलब वो करते रहे, मतलब स्ट्रगल करते रहे। लेकिन यहाँ पर एक कह सकते हैं कि सक्रिय नागरिक मतलब उसके लिए वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया था।
नई स्तुतियाँ रची गई। स्तुतियाँ मतलब जो शर्तें ली गई, जो शहीद हुए, मतलब जो इसमें उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए लोगों में कि भाई नई शर्तें, मस्त स्तुतियाँ, मतलब उनकी गुणगान में, मतलब जो लोग फ्रांस की क्रांति में शहीद हुए उनके लिए जो गुणगान किया जाने लगा, उनके लिए वो ऐसी पोएम्स वगैरह लिखने लगे थे। कुछ उनकी जो रचनाएं, उनकी स्टोरियाँ वगैरह देशभक्ति से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखना और शहीदों का गुणगान करना शुरू कर दिया। यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। ये सारी चीजें किसके नाम पे हो रही थी? अब यहाँ एक नेशन के बारे में बात हो रही है, यहाँ एक राष्ट्र के नाम पे हो रही है ये सारी चीजें। तो लोगों ने खुद को क्या है, अटैच करना शुरू किया कि ये हमारे नेशन की बात है, मतलब हम उस नेशन का हिस्सा हैं। तो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने मतलब वहाँ पर एक सेंट्रल मतलब प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर दी, जिसने अपने पूरे भूभाग में रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए कि इस भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक हैं वो इक्वल हैं और सभी के लिए समान नागरिक होंगे। आपने देखा जो आंतरिक आयात निर्यात, ये वाला उसने, आपने देखा उसने स्टार्ट किया था, किसने? नेपोलियन ने स्टार्ट किया था कि आयात निर्यात जो शुल्क वगैरह हैं वो उन्होंने एक कर दिया था इस टाइप का, मतलब जो ये सारी चीज़ें आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। नाप तोल की जो है वो एक कर दी थी, मेजरमेंट एक कर दिए थे, इस तरह से किए क्योंकि तब अलग अलग था। तो अब क्या है, ये एक होने से, यूनिटी होने से क्या है, नेशनलिज्म की भावना लोगों में आने लगी थी। और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को, अब जो देखो हर कंट्री में क्षेत्रीय लोकल लैंग्वेज बहुत सारी, अब जैसे आप इंडिया की बात ले लो, हमारे इंडिया में कितनी सारी बोलियां हैं। एक आप पर्टिकुलर एरिया की ले लो, जैसे आप पर्टिकुलर जैसे यूपी की ले लो, यूपी में भी भोजपुरी होगी या कुछ और अलग अलग लैंग्वेज होंगी, हिंदी भी बोलेंगे कहीं किसी जगह पे लोग, कोई और लैंग्वेज भी बोलेंगे। आप राजस्थान में भी ले लो, बहुत सारी मारवाड़ी, काट, पता नहीं बहुत सारी लैंग्वेज जो भी हैं आपकी वो होंगी। उधर आप मतलब हिंदी भी बोलेंगे, इधर आप साउथ की तरफ चले जाओ लोग इंग्लिश भी बोलेंगे, और उनके जो साउथ इंडियन तमिल, कन्नड़ वगैरह, जो तेलुगु वगैरह, ये सारी उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज तो है ही पर्टिकुलर, लेकिन इनके अंदर भी बोलियां होती हैं, तो वो बोलियां भी अलग होंगी आपकी। तो इस तरह से जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको हतोत्साहित किया, और मतलब एक पर्टिकुलर, अब लोग पहले तो इन्हीं को फॉलो कर लेते, लेकिन अब क्या उन्होंने कहा कि पूरे उसका जो नेशन की एक लैंग्वेज होगी, जैसे हमारे पूरे नेशन की हमने हिंदी रखी हुई है, तो ऐसे ही उन्होंने फ्रेंच को कर दिया, क्योंकि जो फ्रांस था वहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंच बोली जाती थी। तो वहाँ पर उन्होंने पेरिस में फ्रांस जैसी बोली लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की भाषा साझा कर ली उन्होंने, यही कि यही हमारी क्या है, राष्ट्र की भाषा होगी नेशन की। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की थी कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ये घोषणा शुरू कर दी थी कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य है, लक है कि यहाँ यूरोप के लोगों को, जो जितने भी यूरोप हैं, मतलब वो ये कह रहे थे कि ये यूरोप के जितने भी लोग हैं इनको निरंकुश शासकों से क्या है, ये फ्रांस ने मतलब क्या है, मुक्त कराए बाकी के उनको। दूसरे शब्दों में कहें कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद करेगा। कि उन्होंने ये कहा कि जो फ्रांस है वो यूरोप के और जो कंट्रीज हैं, अगर मतलब नेशन बनना चाहते हैं या राष्ट्र बनना चाहते हैं, गठित होना चाहते हैं, तो उनमें फ्रांस क्या है, उनकी हेल्प करेगा। और वाकई में उस टाइम में वो हेल्प कर रहा था। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्यम वर्ग को अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार कर दिया। अब देखो, जब फ्रांस की जो ये कहानियां, स्टोरियां अदर जो यूरोपियन कंट्रियों में पहुंचने लगी, तो वहाँ के जो छात्र थे, अब देखो जो ये सारी चीज़ें ज़्यादा जो एक्साइटेड किन को करेंगी, या तो जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, शिक्षित वर्ग होगा, वो होगा, क्योंकि जो अनपढ़ है वो तो ये सारी चीज़ें पढ़ ही नहीं पा रहा, न्यूज़ नहीं पढ़ पा रहे, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा, उन्हें पता ही नहीं है। दूसरा जो एक गरीब है वो तो उसमें बिजी है, उसकी मतलब दिन की दिहाड़ी में बिजी है, उसको तो बस खाने को मिल जाए वही काफ़ी है, वो इन चीज़ों में कि कहाँ टाइम बर्बाद करूँ। तो जो छात्र वर्ग है या शिक्षित वर्ग है, इन्होंने मतलब जो क्लब बनना शुरू हुए थे ना, जैकोबिन क्लब, उनकी स्थापना करने लगी। इनकी जो एक्टिविटियां होती थी, अभियान जो होते थे, उनको फ्रेंच सेनाओं के लिए इन्होंने रास्ता तैयार कर दिया, मतलब रास्ता खोल दिया कि हाँ भाई तुम आओ और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, मतलब इस तरह से कि भाई तुम क्या है, नेशनलिज्म लाओ, लोगों को मतलब यहाँ पर राष्ट्रवाद गठित करने में हेल्प करो।
जो कि 1790 के दशक में, अब आप देख रहे हो कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि 1790 के दशक में आपके हॉलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया और इटली के बड़े इलाकों में घुसी उनकी सेनाएं, आर्मी, और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश में ले जाने लगी, कि मतलब वो अपने जो थॉट्स है, अपने विचार है, उनको भी वो दूसरे देशों में ले जाने लगी, विदेशों में। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्होंने फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। तो नेपोलियन ने भी मतलब स्टार्ट कर दी थी ये सारी चीजें, और जो इसके क्षेत्र में जो जितने भी चेंजेस आए थे, बदलाव आए थे, वो आए थे जो ऑलरेडी फ्रांस कर चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां पर प्रजातंत्र को क्या है, नष्ट करना चाहता था। उसने नष्ट कर दिया था, मतलब एक तरह से वापस से, जो मैंने कहा था ना कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो वहां पर से वापस में क्या है, मुनार्क स्टार्ट कर देगा, प्रजातंत्र को खत्म कर देगा, मतलब एक तरह से राजतंत्र लाएगा, मतलब खुद को ही सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर मानेगा कि जो सारी पावर है वो उसी के हाथ में है। मगर जो प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का जो समावेश किया था, कि जो प्रशासनिक उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे, सुधार किए थे, और उनमें उन्होंने अपने जो क्रांतिकारी सिद्धांत अपनाए थे ताकि पूरी जो व्यवस्था है अधिक तर्कसंगत और कुशल बने, मतलब उसने रिफॉर्म भी किए। इसीलिए लोग क्या है उसको मतलब एक तरह से शुरुआत में अपोज नहीं कर पाए थे, मना नहीं कर पाए थे उन सारी चीज़ों के लिए। जैसे उसका मेन रहता है आपका 1804 की, जिसे हम कहते हैं नागरिक संहिता, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कि ये नागरिक संहिता क्या थी, नेपोलियन संहिता क्या थी। आपको ये भी दे सकता है वो सीधा कि नेपोलियन संहिता क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो जो नागरिक संहिता एक मतलब नेपोलियन की शर्तों का एक ऐसा मतलब दस्तावेज था जिसमें उसने कंडीशन रखी कि ये चीज़ें होंगी, अपनी बातें रखी उन्होंने, तो उसी को नागरिक संहिता कहा गया था। इनमें क्या क्या चीज़ें थी वो हम पढ़ेंगे, और यही आपको आंसर करना है कि ये चीज़ें थी। अब उनको समझना है कि जो नेपोलियन की नागरिक संहिता थी उसमें क्या था, या नेपोलियन संहिता थी वो क्या थी। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया, सबसे पहले तो जो जन पे आधारित थे वो विशेषाधिकार खत्म कर दिए। जो जन पे आधारित विशेषाधिकार आपको अच्छे से पता है कि जो कुलीन वर्ग थे और पादरी वर्ग थे उनको मिल रहे थे कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें उनको मिल रही थी, मतलब बेनिफिट। तो जो नेपोलियन था उसने ये चीज़ें कह दी कि ये जन के आधार पर किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सब इक्वल रहेंगे, मतलब इस तरह से। तो ये देखो, हालांकि वो हालांकि क्या है, वो मोनार्क ला रहा था, लेकिन ये रिफॉर्म कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है इस रिफॉर्म से मैं तो मना नहीं करूंगी ना, मुझे तो पता है कि आप अच्छा ही कर रहे हो। तो पहली उसकी ये शर्त थी, जो कह सकते हैं कि नागरिक संहिता में इंक्लूड था, उसने जो जन के आधार पर विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया। उसने कानूनों के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उन्होंने कहा कि जो कानून है उसके सामने सभी बराबर है, और सभी को उनकी जो संपत्ति है, संपत्ति रखने का अधिकार है कि वो अपनी अकॉर्डिंग मतलब संपत्ति अरेंज कर सकते हैं, मतलब जो आप इसको एक तरह से रख सकते हैं, मतलब जमा कर सकते हैं। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। मतलब ये जो नागरिक संहिता थी वो कहाँ लागू हुई, ये उन क्षेत्रों में लागू हुई जहाँ फ्रांस के अधीन जो एरिया आते थे या जिन पर फ्रांस का कंट्रोल था। फ्रांस का उन पर था जिन्होंने कहा कि हाँ हमारे यहाँ पे आके भी आप नेशनलिज्म लाओ, ये राष्ट्रवाद गठित करो, तो वो सारे उन पर फ्रांस का अधिकार था डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ें वहाँ भी इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि फ्रांस पे तो अब नेपोलियन का अधिकार था, तो नेपोलियन ने ये चीज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट करी थी। तो आप देखते जा रहे हो, एक पॉइंट आपका कवर हो गया कि इसमें जन के आधार पर जो विशेषाधिकार खत्म कर दिए थे, कानून के सभी को कानून के समक्ष बराबर रखा गया था, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया था। दूसरा, ये उन क्षेत्रों में इम्प्लीमेंट की गई थी जिन क्षेत्रों में जो फ्रांसीसी के नियंत्रण के अधीन आ रहे थे। डच हो गया आपका, डच जो गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया, कि जो वहाँ पर प्रशासनिक विभाजन हो रहे थे, डाइवर्जन हो रहे थे, डिवीज़न जो किए गए थे, उनको उन्होंने इजी बना दिया था। जो सामंती व्यवस्था है, जो सामंती व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, आपने देखा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसमें देखा था कि जो सामंती व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया, किसानों को भूदास्ता
और जो जागीरदारी शुल्क थी उससे मुक्त कर दिया कि अब कोई मतलब ये भूदास्ता जो थी मतलब दास नहीं रहेंगे, और जो जागीरदारी शुल्क है उससे भी मुक्ति दिलाई। अब देख रहे हो आप, इसमें जो आपकी नागरिक संहिता थी उसमें ये सारी चीज़ें थी, तो लोग इसीलिए ये सारी चीज़ें एक तरह से जो आप कह सकते हो कि जो नेपोलियन के जो अधिकार है उसको एक्सेप्ट कर पाए थे लोग। शहरों में भी उन्होंने क्या किया कि जो सिटीज़ थे उनमें भी उन्होंने जो कारीगरों के श्रेणी श्रम जो संघ के नियंत्रण को हटा दिया कि अब इनका जो जैसे नहीं था यूनियन का कंट्रोल। जब हमने देखा कि जो आपके सॉरी ये आपके ग्रुप्स वगैरह बन रहे थे चेकोवन क्लब के, तब यूनियंस भी बन रहे थे आपके। तो यहाँ क्या है कि जो श्रेणी वगैरह उसमें संघों के नियंत्रण को हटा दिया, उन पे उनका कंट्रोल हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधार किया उसने, जो आपके ट्रांसपोर्ट वगैरह उसमें सुधार किए थे। किसान और कारीगर मजदूर और उनके नए उद्योगपतियों ने नई नई जो आज़ादी उनको मिली थी वो उसको चखना चाह रहे थे उस टाइम पे, उन्हें अच्छी लग रही थी ये सारी चीज़ें। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बेचने वाले जो लघु उत्पादक थे, कि मतलब जो आपके उद्योगपति थे या जो बिजनेस कर रहे थे, जो उद्योग वगैरह थे, और खास करके जो छोटे वाले जो सामान लघु उद्योग जो बेचने वाले उत्पाद बेचने वाले थे, उनके जो उत्पाद पर यह समझने लगे थे कि एक समान जो है कानून बनने लगे थे। मैंने कहा था ना जो नाप तोल की वो एक कर दिया था, मेजरमेंट एक कर दिया था। जो मानक जो भार है, नाप है, या राष्ट्रीय मुद्रा के इलाके में दूसरे इलाके में जो वस्तुएं जो होती थी पूंजी के आवागमन में सहूलियत मतलब होगी। अब ये क्या थी एक तरह से देखो एक्चुअल में क्या था, पहले जब भी कोई व्यापारी था वो बिजनेस मतलब व्यापार के लिए जाता था, तो जब दूसरे कंट्री में वो जा रहा नेशन में, तो आपने देख रहे हो ना एरिया अलग अलग थे, मतलब जो आप मतलब एक कोई नेशन नहीं था, तो बहुत क्षेत्रों में बटे हुए थे, क्षेत्रीय थे। तो उन क्षेत्रों जितने क्षेत्रों से वो निकल के जा रहा तो उतने ही उसको टोल मिलते थे। टोल आपने टोल तो पता है ना, ये जब आप जाते हो तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो तो आपको टोल टैक्स मिलता है, वहाँ पर आप टोल पे करते हो मतलब एक तरह से। तो सेम ऐसे नेशन जो छोटे छोटे जो क्षेत्र बने हुए थे एरिया, वहाँ पर बहुत सारे थे। अब जो मेजरमेंट है ना वो सबकी इकाइयाँ अलग थी। तो कोई चीज़ यहाँ पर मतलब जैसे मान लो आपके अकॉर्डिंग हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लें कि चलो एक चुंगी पे वो जो सामान है वो लगेज है वो 1 किलो में आ रहा है, क्योंकि हमने मान लिया 1000 ग्राम जो हमारा 1 किलो, अगली चुंगी पे वो मतलब आपका 2 किलो में आ गया, क्योंकि वहाँ उनके मेजरमेंट के हिसाब से 500 ग्राम में 1 किलो हो गया होगा। तीसरी पे वो कम हो गया, मतलब उसमें आपको आधा किलो मान लिया, मतलब उसमें 1000 ग्राम में शायद आधा किलो मान लें। तो इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट की इकाइयाँ थी, तो एक ही सामान को अलग अलग जगह अलग अलग। अब सोचो जो वेट के अकॉर्डिंग उनको पे करना पड़ता था, टोल टैक्स पे करना पड़ता, तो कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा उनको पे करना पड़ता, तो कपड़े के अकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो ये जो नेपोलियन था उसने क्या कर दिया, जो ये नाप तोल की जो एक जो मेजरमेंट था उसको एक कर दिया, इक्वल कर दिया कि सभी के लिए समान यही इकाई फॉलो होगी। तो उससे उन लोगों को तो फायदा ही हुआ ना, बेनिफिट हुआ। उनको अलग अलग जगह अलग अलग पे नहीं करना पड़ रहा है, एक ही जगह पे करना पड़ रहा है, वो भी एक ही इकाई का पे करना पड़ रहा है। तो ये भी उसने रिफॉर्म किए थे। इससे जो व्यापारी वगैरह थे या जो लघु व्यापारी है वो छोटे वाले हैं, वो तो इतना ही वो करते थे, और उसमें ही आधा वो अगर चुंगियों में टोल टैक्स में पे कर देंगे तो फिर बचेगा क्या उनके। तो इस तरह से उनको वह और ये जो पूंजी के आवागमन में सहूलियत होने लगी थी उन्हें बिजनेस करने में, व्यापार करने में। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। जो जहाँ भी जो एरिया इन्होंने जीते थे वहाँ पर जो फ्रांसीसी प्रशासन है उसको लेकर लोगों में एक जैसी क्या है प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थान है, जैसे हॉलैंड है और स्विट्जरलैंड है, और साथ ही कई शहर जैसे आपके ब्रसेल्स हो गया, मेंज हो गया, मिलन हो गया, और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया था। मतलब देखो शुरुआत में इन सारे कंट्रियों में बहुत अच्छे से वेलकम किया कि हाँ आओ फ्रांस, मतलब फ्रांस आएगा, हमें नेशनलिज्म देगा, स्वतंत्रता देगा, बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस स्वतंत्रता में भी उन्हें क्या एक तरह से कैद है, तो अब उन्हें पता चला कि ये स्वतंत्रता तो मतलब इतनी अच्छी नहीं है जो उन्हें दूर से दिख रही थी, लग रहा था। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, और जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हैं, कि हमें जो राजनीतिक फ्रीडम नहीं दे रही है, मतलब बाकी फ्रीडम तो मिल रही है, हमें जो व्यवस्थाएं प्रशासनिक सुधार मिल रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिटिकल मतलब फ्रीडम नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, उसके अनुरूप नहीं है,
तो बढ़े हुए कर, जो कर बढ़ रहे थे, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने वाले के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे अनेक, जो अब फ्रेंच सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हो रहे थे, मतलब नुकसान जो है प्रशासनिक परिवर्तनों को मिले फायदे से भी कहीं ज़्यादा नजर आने लगा। अब उन लोगों को ये नजर आने लगा कि जो हमें प्रशासनिक जो सुधार हुए थे, अब वो मतलब बहुत बड़ा है उस चीज़ से कि जो हमें मतलब ये बड़े हुए कर्ज वगैरह, ये सेंसरशिप, यूरोप ने जो जीते उन पर ज़बरदस्ती भर्ती करना, मतलब आर्मी में इस तरह से, तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ के हैं उस चीज़ से। तो अब लोगों को वो जो कहते हैं नेपोलियन या फ्रांस एक तरह से दुश्मन नज़र आने लगा। यहाँ आपको नेपोलियन दिख रहा है और ये मतलब वो पिक्चर है जब ये एक बार मतलब राइनलैंड एक तरह से कहेंगे उसके डाकिया के लाइप्तिंग के आते हुए एक गवा देता है। मतलब 1813 में क्या होता है, ये लाइप्संग की लड़ाई हार करके आता है नेपोलियन और लौटता हुआ दिखाते हैं कि उसके फ्रांस के बहुत सारे जो हैं जो कंट्रोल में जो एरिया थे वो जा चुके हैं। तो एक तरह से नहीं है डाकिये के उसमें से जो चिट्ठियाँ गिर रही हैं, इट मीन्स वो स्टेट हैं उसके वहाँ से जा रहे हैं, उसके हाथ से निकल रहे हैं और उसके झोले से गिरती हुई चिट्ठियाँ दिख रही हैं आपको। इट मीन्स वो भूभाग, वो एरिया, वो ऐसी चिट्ठियाँ, ये वो हैं जिनको वो ऐसी जगह हैं या ऐसे शहर हैं जिनको वो हार चुका है। तो आप देखोगे एक 1815 में ये क्या है, सारे उनको हार जाता है। बाकी का जो है, एक मिनट, एक और टॉपिक था वो, चलो ये पिक्चर भी देखो। ये आपको जर्मनी में स्वतंत्रता का एक वृक्षारोपण करते हुए दिखा रहे हैं कि जब मतलब एक तरह से कि यहाँ हमने जो फ्रांसीसी थे वो ज़बरदस्ती से मतलब कह रहे हैं कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, फ्रीडम देंगे, यहाँ हमें आपको राष्ट्र का गठन कर दिया, इस तरह से मतलब एक राष्ट्र बना दिया है और ज़बरदस्ती मतलब उन पर ये चीज़ें थोप रहे हैं एक तरह से। यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रखी है। अगला जो टॉपिक है आपका जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, ये हम कल पढ़ेंगे। एक टॉपिक आपका कवर हो चुका है, किस तरह से नेपोलियन का क्या रोल रहा इसमें, इस तरह से। और नागरिक संहिता इसमें मेन है आपका जो नागरिक संहिता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या नेपोलियन संहिता जिसे हम कहते हैं 1804 में, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसको रिकॉल ज़रूर करें। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो बच्चे मतलब आपसे कनेक्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।